सभी बच्चों को मेरा प्यार भरा गुड मॉर्निंग। और देखिए, जिस तरह से हमारा रेफरेंस कॉन्टेस्ट और एक्सप्लेनेशन की जो ये सीरीज है वो चल रही है, आज इसका पार्ट 3 और शायद इसका लास्ट पार्ट है आज, क्योंकि इसमें से जो इम्पोर्टेंट पैसेज थे, जो इम्पोर्टेंट लाइनें थी, जो इम्पोर्टेंट पैसेज दिए गए थे आपके एग्जाम पर्पस से जो इम्पोर्टेंट थे, वो मैंने सभी आपको पढ़ा दिए हैं। 6 आपके पैसेज हो चुके थे, आज 3 और हो जाएंगे तो आपके 9 पैसेज हो जाएंगे। तो इसके बाद मुझे लगता है कि आप लोगों को रेफरेंस याद हो गया होगा और आपने जो एक्सप्लेनेशन बनाना और कॉन्टेस्ट बनाना सीख लिया होगा अच्छी तरह से। क्योंकि अगर आप लोगों ने लेसन को अच्छे से पढ़ा है, अगर जिसने भी नहीं पढ़ा लेसन को अच्छे से, वो तुरंत बैक में जाके वीडियो देख के कि जो भी अलग अलग जो प्लेलिस्ट बनी हुई है और उसमें से लिखा होता है, जो थंबनेल में लिखा गया होता है कि इसमें से एक्सप्लेन विद हिंदी, सारी चीज़ें उसमें डिस्क्राइब की गई होती है, जाके वो पीछे आप वीडियो देख सकते हैं, ठीक है। या फिर आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, आपको जो इंग्लिश की प्लेलिस्ट है उसमें जाकर आप आराम से देख सकते हैं, ठीक है। तो देखिए, अब हम लोग जो 6 पैसेज कर चुके थे, आज उसके बाद हम लोग 7वें पैसेज से स्टार्ट करेंगे। जो भी इंपॉर्टेंट पैसेज है वो हमने लिए हैं यहाँ पर। और देखिए, ये आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है चीज़ें, क्योंकि देखिए 5 नंबर या फिर 6 या 5 नंबर का आता है, देखिए 5 नंबर का आता है शायद इसमें, तो ठीक है। रेफरेंस जो लिखना होता है, रेफरेंस आपको सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि उसमें जो एग्जामिनर होता है उसकी सबसे पहले नज़र कहाँ जाती है? रेफरेंस पे नज़र जाती है सबसे पहले। अगर आपका एक बार कॉन्टेस्ट और एक्सप्लेनेशन थोड़ा सा गलत भी है, एक दो मीनिंग गलत भी है आपकी, तो काम चल जाएगा। लेकिन अगर आपका रेफरेंस गलत है तो आपका बिल्कुल काम नहीं चलने वाला है। अगर आपने सोचा कि हाँ रेफरेंस चलो हम लिख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो बिल्कुल पूरी तरह से प्रॉब्लम है। और आपने अगर रेफरेंस गलत किया तो आपके पूरे 5 के 5 नंबर कटेंगे। उसमें फिर एक भी नंबर देने का कोई नहीं बनता है कि आपको एक भी नंबर उसमें दिया जाए। तो इस बात का विशेष ध्यान रखें कि जो रेफरेंस है वो आपको सही लिखना है। और रेफरेंस सही लिखने का मतलब है कि जब आपने लेसन सही से पढ़ा होगा, आप लेसन का मतलब समझ पाएंगे, तो आपको पता चल पाएगा कि ये पैसेज किस लेसन से लिया गया है। अगर आपने पढ़ा नहीं होगा, सिर्फ ऐसे टेलते रहे होंगे कि हाँ अरे ठीक है पढ़ लेंगे, एग्ज़ाम आने तो अभी तो बहुत दिन है, पढ़ लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, तो फिर आप वहाँ पर नहीं पहचान पाएंगे कि ये है कौन सा पैसेज, कहाँ से आया पैसेज, ये पैसेज कहाँ घूम टहल रहा है, हमने तो कभी नहीं देखा आज तक। हमने तो इतनी पढ़ाई करी लेकिन कभी आज तक हमने पैसेज ये नहीं देखा है। तो ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए कि तुमने पढ़ाई करी और पैसेज नहीं देखा, ऐसा कुछ नहीं। अगर पढ़ाई आपने करी है तो फिर पैसेज आपको दिखेगा। जब आपने पैसेज पढ़ाई नहीं होगा तो दिखेगा कहाँ से? तो लेसन को ध्यान से पढ़ना होता है। जब आप एक बार लेसन को ध्यान से पढ़ जाते हैं तो फिर आपको क्वेश्चन आंसर और रेफरेंस कॉन्टेस्ट एक्सप्लेनेशन सब कुछ लिखने में बहुत आसानी होती है, कोई आपको प्रॉब्लम नहीं होती है वहाँ पर, ठीक है। तो चलो इसके आगे हम लोग शुरू करते हैं। आज आपका जो अगला पैसेज है, पैसेज हम लोग अगला इसका शुरू करेंगे कि इसका अगला पैसेज कौन सा है। तो चलिए सबसे पहले देख लेते हैं। देखने के पहले हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले अपना यहाँ से हम लोग पेन उठा लेते हैं। चलिए पहले देखिए, आपका ये जो ही प्लेड विद एंड ऑफ द फेलो, और मैंने आपसे बहुत बार बताया कि जब मैं पढ़ा रहा हूँ तो आप लोगों को हमेशा क्या करना है, बुक हमेशा अपने सामने खोल के रखनी है, ठीक है। चलिए बहुत हो गया, लाल पीला है ना, आज आपको थोड़ा सा नीला नीला करते हैं, ठीक है, वायलेट करते हैं, जो भी कलर थोड़ा सा चेंज करते हैं, ठीक है। समझ में आएगा? चलो रेडी कर लेते हैं ना, क्योंकि समझ में नहीं आएगा फिर तुम लोगों को, है ना। चलो देखो, अब यहाँ पर देखो, जैसे ये ही प्लेड विद ऑफ द फेलो यहाँ पर दिया गया हुआ है, ठीक है। और यहाँ पर ये देने का मतलब, उसके बाद देखो इसका रेफरेंस कॉन्टेस्ट, अब ये ऐसे पैसेज आपको दे दिया गया। अगर आपने बुक सामने खोल के नहीं रखी है तो फिर आपको कैसे पता चलेगा कि क्या दिया गया है, फिर ये क्या इसका पैसेज है या फिर क्या अर्थ होगा? तो बुक को हमेशा खोल के सामने रखिए और हमेशा देख लीजिए कि ही प्लेड विद ये फॉलो, ये कौन सा पैसेज है और कहाँ पे पैसेज दिया गया। पैसेज को आपको सामने खोल के रखना है। चलो अब इसका हम लोग सबसे पहले देखेंगे, जैसा कि रेफरेंस देखते हैं सबसे पहले। तो इसका रेफरेंस देखो क्या दिया गया है। रेफरेंस इसका दिया गया, दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द लेसन ऑफ फेलो ट्रैवलर रिटन बाय एजी गार्डियर। आप लोगों को तो ये चीज़ें रट जानी चाहिए, रेफरेंस पूरी तरह से आपको रट जाना चाहिए, क्योंकि मैं रोज़ वही चीज़ बताता हूँ। रोज़ आपको ये रेफरेंस पढ़ के सुनाता हूँ, 6 बार आपको रेफरेंस बताता हूँ कि ये रेफरेंस क्या लिखा जाएगा। और यहाँ पर एक बात जो आपको विशेष ध्यान रखनी है, रोज़ की तरह डेली की तरह फिर से आज आपको बताता हूँ कि दीज लाइन्स, अगर यहाँ पर दिस पैसेज होगा तो हैज बीन लगेगा, ठीक है। अगर दीज लाइन्स है तो दीज लाइन्स में हैव बीन लगेगा। और अगर यहाँ पर दिस पैसेज दिया गया, अगर आपने लिखा है यहाँ पर कि दिस पैसेज, तो फिर वहाँ पर लिखेगा दिस पैसेज हैज बीन टेकन फ्रॉम द लेसन ऑफ फेलो ट्रैवलर। अगर वहाँ पर आपने दिस पैसेज हैव बीन कर दिया तो फिर वहाँ पर आपका सेंटेंस पूरा गलत हो जाएगा। इस वजह से आपको क्या लिखना है, आपको लिखना है कि दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द लेसन, या फिर आपको लिखना है दिस पैसेज हैज बीन टेकन फ्रॉम द लेसन। ये चीज़ें आपकी समझ में आ गई होंगी, क्योंकि मैं कई बार समझा चुका हूँ। चलिए अब बढ़ते हैं हम लोग अपने कॉन्टेस्ट की ओर। तो कॉन्टेस्ट क्या दिया गया, देखिए जिस टाइप से पैसेज दिया गया होता है वैसे तो इसका कॉन्टेस्ट, ये जो ये चैप्टर है आपका फेलो ट्रैवलर, तो इसका कॉन्टेस्ट लगभग सेम होता है सभी,
क्योंकि इसका कोई वही एक ही प्लॉट है, तो उस हिसाब से इसका जो कॉन्टेस्ट होता है वो लगभग लगभग सेम रहता है। ठीक है, फिर भी हमारा काम है देखना, तो देख लेते हैं, है ना, देख लेते हैं और चीज़ों को समझ लेते हैं। अरे एक बार चीज़ों को अगर एक बार पढ़ लेते हैं उसके बाद दोबारा वो रिवाइज हो जाती है चीज़ें, तो फिर वो याद हो जाती है। और रेफरेंस तो आपको याद ही होना चाहिए, क्योंकि रेफरेंस अगर आपको याद नहीं होगा तो फिर आपको कॉन्टेस्ट और एक्सप्लेनेशन याद करने की कोई आवश्यकता नहीं, लिखने की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि अगर रेफरेंस गलत है तो फिर जो कॉन्टेस्ट एक्सप्लेनेशन उसमें आपको बिल्कुल भी मार्क मिलने वाले नहीं है। ठीक है, आपको बिल्कुल भी नंबर नहीं मिलेंगे, पूरे 5 के 5 नंबर कट जाएंगे। फिर बैठ के रोते रहना कि लो मेरे 60% आए नंबर, पड़ोसी के तो मेरे 90% है। तो पड़ोसी पढ़ाई करेगा ना तो उसके 90% होंगे। ठीक है, और देखिए जो आपके दोस्त हैं या फिर जो आपके सगे संबंधी जो भी हैं तो उनको शेयर करते रहिए। जो पढ़ने वाले, नहीं पढ़ने वाले मत शेयर करिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखते हैं कि कॉन्टेस्ट जो आपको दिया गया, देखिए द राइटर वाज ट्रैवलिंग इन अ ट्रेन। आप पिछले कई पैसे से आप देख रहे हैं कि जो आपका कॉन्टेस्ट रहता है वो लगभग लगभग सेम रहता है, उसमें कोई चेंजमेंट बहुत ही कम होता है, ज़्यादा उसमें कोई चेंजमेंट होता नहीं है। लेकिन फिर भी देख लेते हैं कि कॉन्टेस्ट लिखना होता है तो इस वजह से उसको देख लेते हैं, समझ लेते हैं अच्छी तरह से, आपका रिवीजन हो जाएगा। देखिए द राइटर वाज ट्रैवलिंग इन अ ट्रेन, द राइटर वाज ट्रैवलिंग इन अ ट्रेन। ठीक है, अब बहुत दिनों से पढ़ रहे हैं कि द राइटर वाज ट्रैवलिंग इन अ ट्रेन है, जो लेखक है वो ट्रेन में यात्रा कर रहा है, यात्रा कर रहा है, यात्रा कर रहा है, करता चला जा रहा है। क्योंकि आप काफ़ी दिनों से पढ़ रहे हो, 3 दिन से यात्रा कर रहा है लेखक, है ना। लेकिन अब चैप्टर है तो पढ़ना पड़ेगा, यात्रा तो करवानी पड़ेगी क्योंकि यात्रा कर रहा है। ठीक है, द राइटर वाज ट्रैवलिंग इन अ ट्रेन, लेखक के ट्रेन में यात्रा कर रहा था। व्हेन ऑल द पैसेंजर्स हैड गॉन, ये भी आपने बहुत बार पढ़ा होगा कि सभी यात्री चले गए थे। अ मॉस्किटो बिगैन टू डिस्टर्ब हिम अगेन एंड अगेन। ये समझो भाई मेरे बच्चे मेरे, पूरे जो आपका पूरा चैप्टर है, पूरा जो आपका लेसन है, पूरे लेसन में सिर्फ मच्छर डिस्टर्ब कर रहा है लेखक को, लेखक डिस्टर्ब कर रहा है मच्छर को, दोनों एक दूसरे को डिस्टर्ब करने में लगे हुए हैं। ठीक है, देखो अ मॉस्किटो बिगैन टू डिस्टर्ब हिम, अ मॉस्किटो बिगैन टू डिस्टर्ब हिम अगेन एंड अगेन। मच्छर है वो क्या कर रहा है, बार बार याद उसको लेखक को परेशान कर रहा है, बार बार लेखक को परेशान कर रहा है। ठीक है, देखो अब इसका मतलब समझ लो, द राइटर लेखक की ट्रेन में यात्रा कर रहा था जब सभी यात्री चले गए थे। व्हेन द ऑल पैसेंजर्स हैड गॉन अ मॉस्किटो बिगैन टू डिस्टर्ब हिम अगेन एंड अगेन। एक मच्छर उसे बार बार परेशान करने लगा। ठीक है, आगे लिखा है द राइटर ट्राइड हिज बेस्ट टू स्टॉप हिम बट ही डिड नॉट ओबे हिम एंड कंटिन्यू डिस्टर्बिंग हिम। ठीक है, लेखक ने उसे रोकने की पूरी कोशिश की लेकिन उसने लेखक की बात नहीं मानी और उसे परेशान करना जारी रखा। लेखक ने बहुत बार प्रयास किया कि मान जाओ भाई, मान जाओ, तुम मान नहीं रहे हो बेटा, मान जाओ, लेकिन मच्छर भी इतना गए, तुम्हारे जैसे हमने बहुत देखे, तुम्हारे जैसे बेटा हमने बहुत देखे, हमारे चक्कर में ना फंसो भी। तो वो मान नहीं रहा है। लेखक ने उसे रोकने की पूरी कोशिश की लेकिन उसने लेखक की बात नहीं मानी और उसने परेशान करना जारी रखा। ठीक है, आगे लिखा है आपका कि ही वांट हिम टू किल हिम एंड फॉर्म्ड मैनी सीरियस चार्जेस अगेंस्ट हिम बट ऑल इन वेन। उसने उसे मारने की चेतावनी दी, लेखक ने मच्छर को मारने की चेतावनी दी। ही वांट हिम टू किल हिम एंड फॉर्म्ड मैनी सीरियस चार्जेस अगेंस्ट हिम। उसने उसे मारने की चेतावनी दी, यानी कि लेखक ने मच्छर को मारने की चेतावनी दी और उसके खिलाफ कई गंभीर आरोप लगाए। बट ऑल इन वेन, लेकिन सभी व्यर्थ चले गए। क्या थे, सभी व्यर्थ चले गए, बिल्कुल एकदम व्यर्थ हो गए। उसमें बहुत सारे चार्जेस लगाए, बहुत सारे आरोप लगाए, लेकिन सभी आरोप क्या हो गए, सभी आरोप व्यर्थ चले गए, इनका कोई मतलब नहीं निकला। ठीक है, अब आगे देख लेते हैं इसका एक्सप्लेनेशन क्या होगा। देखो आपका एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि इन दिस पैसेज द राइटर एक्सेप्ट हिज डिफीट। इन दिस पैसेज द राइटर एक्सेप्ट हिज डिफीट। क्या कहता है, देखो इस पैसेज में लेखक क्या कहता है, इस पैसेज में लेखक ने अपनी हार स्वीकार कर ली। लेखक अपनी हार स्वीकार करता है, इस पैसेज में लेखक अपनी हार स्वीकार करता है। आगे ही वॉन्टेड टू किल हिम बट हिज ऑल एफर्ट्स फेल्ड एंड मॉस्किटो वेंट ऑन एंजॉइंग दिस फाइट। वो उसे मारना चाहता था लेकिन उसके सभी प्रयास विफल हो गए और मच्छर इस लड़ाई का आनंद ले रहा था। क्या लिखा, ही वॉन्टेड टू किल हिम, वो उसे मारना चाहता था बट हिज ऑल एफर्ट्स फेल्ड एंड द मॉस्किटो वेंट ऑन एंजॉइंग दिस फाइट। लेकिन उसके सारे प्रयास क्या हो गए, विफल हो गए और मच्छर इस लड़ाई का आनंद लेता रहा। ठीक है, मच्छर जो था वो इस लड़ाई का आनंद ले रहा था। मच्छर आगे आगे, लेखक पीछे पीछे। उसको भी मजा आ रहा था कि अच्छा बेटा आज फंसे हो हमारे चक्कर में, अब नहीं फंसोगे दोबारा, है ना। तभी वो मजे ले रहा था आराम से। आगे लिखा कि ही प्लेड विद द राइटर ओपनली एंड करेजियसली। देखो करेज होता है, उसके बाद OUSLY, करेजियसली। ठीक है, ही प्लेड विद द राइटर ओपनली एंड करेजियसली। करेजियसली मतलब होता है आपका कि जो हिम्मत से, देखो
ओपनली, खुलकर और हिम्मत से। ही प्लेड विद द राइटर ओपनली एंड करेजियसली। वो उसने मतलब मच्छर जो था वो लेखक के साथ खुलकर और हिम्मत के साथ खेला। मच्छर क्या था, मतलब वह मतलब मच्छर लेखक के साथ खुलकर और हिम्मत के साथ खेला। आगे लिखा कि इट वाज अ शो ऑफ फाइट बिटवीन अ मेटाडोर एंड एन एनर्जी बुल। यह एक मेटाडोर एंड एन एनर्जी बुल, एक देखो यह क्या थी, दो लड़ाई किसके बीच में थी, एक मेटाडोर और एक जो एनर्जी बुल होता है, एक बहुत गुस्से वाला बैल। एनर्जी बुल नहीं, मच्छर ने, जब मैंने लेसन पढ़ा तुमको मैंने इसकी मीनिंग बताई थी। अब आप मुझको कमेंट में इसकी मीनिंग बताएंगे, इसकी मीनिंग क्या होती है। मैंने आपको मीनिंग बताई थी जब मैंने लेसन आपको पढ़ाया था, ठीक है। एंड एनर्जी बुल, क्योंकि आप लोगों को मीनिंग याद नहीं थी ना, आप ध्यान से पढ़ते नहीं हो, ठीक है। तो इसकी मीनिंग आप लोग मुझे कमेंट में बताएंगे इसकी मीनिंग क्या होगी। एंड एन एनर्जी बुल, और गुस्से में बैल के बीच लड़ाई का एक शो था। इट वाज अ शो ऑफ अ फाइट बिटवीन अ मेटाडोर एंड एन एनर्जी बुल। गुस्से में या एक मेटाडोर मीन्स तुमको बताना है क्या होता है, ठीक है। या एक मेटाडोर और गुस्से में बैल के बीच की लड़ाई का एक शो था। आगे लिखा है आपका कि इन दिस फाइट द राइटर हिमसेल्फ बिहेव्ड लाइक एन एनर्जी बुल एंड द मॉस्किटो लाइक अ स्किलफुल मेटाडोर। यहाँ पर देखो, यह एक मेटाडोर, ये लड़ाई वाला तो हो गया शो था। इस लड़ाई में लेखक ने खुद एक गुस्से की बैल की तरह व्यवहार किया। लेखक ने कैसे व्यवहार किया, एक गुस्से की बैल की तरह, और एक मच्छर एक कुशल, फिर देखिए आपका मेटाडोर आ गया, कुशल स्किलफुल यानी कुशल, मॉस्किटो लाइक का स्किलफुल मेटाडोर। ये बात समझ में आई आपकी। इस लड़ाई में लेखक ने खुद एक गुस्से की बैल की तरह व्यवहार किया और मच्छर एक कुशल मेटाडोर की तरह। देखो मेटाडोर बता देता हूँ मैं तुमको, मेटाडोर क्या होता है, उसे मीनिंग आप लोग मुझे बताएंगे नहीं कि मेटाडोर क्या होता है, ठीक है। मेटाडोर देखो एक तो सांड हो गया, और उससे जो कुशल एक लड़ने वाला होता है, ठीक, उसे क्या कहते हैं, मेटाडोर कहते हैं उसको। इट वॉज क्लियर टू द राइटर दैट द मॉस्किटो वॉज एंजॉइंग हिमसेल्फ बाई मूविंग अराउंड द मैन। लेखक को यह स्पष्ट था कि मच्छर उस आदमी को गोल करके खुद आनंद ले रहा था। लेखक को यहाँ स्पष्ट था, मतलब लेखक को स्पष्ट हो गया था कि ये मच्छर मुझे गोल गोल घुमा के इधर उधर करके और खुद मजे ले रहा है। आगे लिखा है कि द मैन हु सीम्ड टू हिम सो हेल्पलेस एंड स्टूपिड, जो इतना असहाय और बेवकूफ़ लग रहा था। लेखक असहाय और बेवकूफ़ लग रहा था ना, जब मच्छर के पीछे भगोगे तो असहाय और बेवकूफ़ तो लगोगे, वो बुद्धिमान तो समझ में आओगे नहीं, है ना। आगे लिखा है नाउ द राइटर चेंज दिस फीलिंग्स अगेंस्ट द मॉस्किटो एंड बिगैन टू एंटर इनटू हिज स्पिरिट। अब लेखक ने मच्छर के खिलाफ अपनी भावनाओं को बदल दिया और आत्मा में प्रवेश करना शुरू कर दिया। बिगैन टू एंटर इनटू हिज स्पिरिट, आत्मा में प्रवेश करने का मतलब है कि उसने उसके प्रति फिर विचार बदल दिया कि नहीं अब इसको नहीं मारूंगा मैं, अब क्योंकि मार पाया नहीं तो वो कह रहा है ठीक है हटाओ छोड़ो रहने दो। नाउ द राइटर, अब लेखक ने मच्छर के खिलाफ अपनी भावनाओं को बदल दिया और अपनी आत्मा में प्रवेश करना शुरू कर दिया, यानी कि अपनी आत्मा में, अंतरात्मा से उसने सोचा कि नहीं अब इसको नहीं मारते हैं। चलिए अब इसके बाद आगे आपका देख लेते हैं कि आगे आपका कौन सा पैसेज है। आगे है आपका आई बिगैन टू एंड माई प्रेस्टीज। आप बुक में हमेशा खोल लिया करिए, देख लिया करिए कि कौन सा पैसेज है, आई बिगैन टू पैसेज है, तो उसको देख लिया करिए, देखा करिए उसमें क्या क्या लिखा है और क्या मतलब उसका दिया गया है, ठीक है। अब इसका रेफरेंस देख लेते हैं। देखो रेफरेंस क्या होगा, वही पुराना रेफरेंस आपका, दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द लेसन, दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द लेसन अ फेलो ट्रेवलर रिटन बाय ए.जी. गार्डिनर। आगे देखते हैं, देखो उसके बाद इसका देख लेते हैं कॉन्टेस्ट क्या दिया गया है। तो कॉन्टेस्ट इसका दिया गया है कि ड्यूरिंग हिज जर्नी द राइटर वॉज ट्रबल्ड वेरी मच बाई अ मॉस्किटो। ड्यूरिंग हिज जर्नी द राइटर वॉज ट्रबल्ड वेरी मच बाई अ मॉस्किटो। अपनी यात्रा के दौरान लेखक एक मच्छर से बहुत परेशान था। ही वॉन्ड इट ट्विस बट यूजलेस, ही वॉन्ड इट ट्विस बट यूजलेस। उसने इसे 2 बार चेतावनी दी लेकिन सब बेकार रही, सब बिल्कुल यूजलेस रही। तो 2 बार चेतावनी दी कि मान जाओ भी मान जाओ, लेकिन मच्छर नहीं माना। कहते तुम बेटा तुमको हम देख लेंगे, तुम हमारे चक्कर में ना पड़ो। ही वॉन्ट इट ट्विस बट यूजलेस, उसने 2 बार चेतावनी दी लेकिन वो बेकार रही। आगे लिखा कि थर्ड टाइम ही डिसाइडेड टू किल इट, और तीसरी बार उसने इसे मारने का फैसला किया। लेखक ने मच्छर को तीसरी बार मारने का फैसला किया कि अब तुम्हारी मैं चटनी बना दूंगा बेटा, तुम भग लो जहाँ भगना है। बट बाई इट्स क्लेवर ट्रिक द मॉस्किटो सेव्ड इटसेल्फ फ्रॉम ऑल कनिंग टैक्टिक्स ऑफ द राइटर। लेकिन मच्छर भी बेटा बहुत दिमागी था। मच्छर अपनी चतुर चाल से लेकिन अपनी चतुर चाल से मच्छर ने लेखक की सभी चालाक रणनीति से खुद को बचा लिया। जितनी भी लेखक अपनी चालाकियाँ रणनीतियाँ बना रहा था उससे मच्छर ने क्या किया, खुद को बचा लिया। सो द राइटर वाज परप्लेक्स्ड। परप्लेक्स्ड क्या होता है, ये होता है हैरान। सो लेखक वाज परप्लेक्स्ड, द राइटर वाज परप्लेक्स्ड।
लेखक हैरान था, इसी वजह से लेखक हैरान था। इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। देखो एक्सप्लेनेशन है इसका, द राइटर एक्सेप्टेड हिज डिफीट, द राइटर एक्सेप्टेड हिज डिफीट, लेखक ने अपनी हार स्वीकार कर ली थी, लेखक ने अपनी हार स्वीकार कर ली। ही बिगैन टू अंडरस्टैंड हिम एंड लव हिम, वह उसे समझने और उससे प्यार करने लगा। किससे? मच्छर से। लेखक जब नहीं उसको मार पाया तो उसने अपनी हार स्वीकार कर ली और फिर वो उसको समझने और उससे प्यार करने लगा। He accepted that the mosquito also was not only an ordinary insect, but it also had a personality of its town. अब देखो लेखक क्या कह रहा है, अब लेखक कह रहा है कि उसने स्वीकार किया कि मच्छर भी एक साधारण कीट नहीं है, साधारण कीड़ा नहीं है। मतलब मच्छर एक साधारण कीड़ा नहीं था, बल्कि उसका अपना व्यक्तित्व भी था, अपनी एक पर्सनालिटी थी, इट्स ओन पर्सनालिटी, है ना, उसकी अपनी एक पर्सनालिटी भी थी। ठीक है, आगे लिखा है आपका कि इट प्रूव्ड दैट it had the equal right like the writer to stay in the compartment. यह साबित हुआ, देखो इट प्रूव्ड, यह साबित हुआ या प्रूव हुआ, यह साबित हुआ कि लेखक को डिब्बे में रहने के समान अधिकार था। मतलब लेखक को और जो वो मच्छर था उसको दोनों को रहने का समान अधिकार प्राप्त है। ठीक है, आगे लिखा नाउ द राइटर डिड नॉट थिंक हिमसेल्फ सुपीरियर टू द मॉस्किटो। अब लेखक ने खुद को मच्छर से बेहतर नहीं समझा, बिकॉज इट हैड डिफीटेड हिम इन द कंपटीशन, क्योंकि लेखक ने खुद को मच्छर से बेहतर नहीं समझा क्योंकि उसने उसे प्रतियोगिता में हराया था। मच्छर ने लेखक को प्रतियोगिता में हरा दिया था, है ना। अभी जो सांड से लड़ने वाले की जो मेटाडोर की लड़ाई चल रही थी उसी में। आगे लिखा है कि नाउ द राइटर डिसाइडेड टू बी मैग्नानिमस। अब लेखक ने एकमत होने का फैसला किया। अब सोच रहा है कि अब दोस्ती कर लेता हूँ, तो लेखक ने अब एकमत होने का फैसला किया। ठीक है, आगे लिखा है आपका ही रिमेंबर्ड दैट मैग्निनिमिटी एंड मर्सी आर द टू नोबल क्वालिटीज ऑफ मैन। क्या लिखा है आपका कि नाउ द राइटर डिसाइडेड टू बी मैग्नानिमस, ही रिमेंबर्ड दैट मैग्निनिमिटी एंड मर्सी आर द टू नोबल क्वालिटीज ऑफ मैन। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब है कि उसने याद किया कि परिणाम और दया मनुष्य के दो महान गुण। ठीक है, मैग्नानिमिटी परिमाण और दया मनुष्य के दो महान गुण हैं। ठीक है, ये बात आपकी समझ में आ गई। उसके बाद लिखा है कि thus by developing these two qualities, इस प्रकार इन दोनों गुणों को विकसित करके he would be able to get back his lost prestige। इसके बाद क्या हो कि वो देखो ये यहाँ पर था कि he remembered magnanimity and mercy are noble two qualities। ठीक, thus by developing these two qualities, इस प्रकार इन दोनों गुणों को विकसित करके वह अपनी खोई हुई प्रतिष्ठा को वापस पाने में सक्षम होगा। टू गेट बैक, देखो यहाँ पे लिख देता हूँ, टू गेट बैक हिज लॉस्ट प्रेस्टीज। ठीक है, ये बात आपकी समझ में आ गई। अब आगे देखते हैं। देखो आपका अगला पैसेज कौन सा है? अगला पैसेज है आपका कि मैग्नानिमिटी एंड मर्सी, आगे लिखा है आपका आई डू इट। अब इसका रेफरेंस देख लेते हैं, तो वही पुराना रेफरेंस, दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द लेसन अ फेलो ट्रेवलर रिटन बाय ए.जी. गार्डिनर। ठीक है, उसके बाद आते हैं इसके कॉन्टेस्ट पे। कॉन्टेस्ट में देखो क्या लिखा है कि द राइटर कुड नॉट किल द मॉस्किटो, द राइटर कुड नॉट किल द मॉस्किटो, लेखक मच्छर को नहीं मार सकता था। नाउ ही स्टार्टेड हैविंग काइंडली फीलिंग्स फॉर द मॉस्किटो, अब वो मच्छर के लिए दयालु भावनाएं रखने लगा। ठीक, उसके बाद लिखा है कि हिज सेंस ऑफ सुपीरियरिटी बिगैन टू डिसअपीयर ग्रेजुअली, श्रेष्ठता की उसकी भावना धीरे धीरे गायब होने लगी। जो श्रेष्ठता की उसकी भावना थी, सुपीरियरिटी की जो भावना थी उसकी, वो धीरे धीरे गायब होने लगी। ही फेल्ट दैट द मॉस्किटो हैड इक्वल राइट्स टू बी इन द कंपार्टमेंट, उसने महसूस किया कि मच्छर को डिब्बे में रहने का समान अधिकार है ना। अभी तक तो कह रहा था कि भाग जाओ यहाँ से, नहीं चटनी बना देंगे, अब कह रहा है कि नहीं अब समान अधिकार है रहने का, क्योंकि मार नहीं पाया ना इस वजह से। देखो बच्चों, अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक करो, क्योंकि आप वीडियो देखते चले जाते हो, लास्ट में जाके फिर बंद करके रख देते हो, उसको ना लाइक करते हो ना डिसलाइक, ना कमेंट करके मुझे बताते हो कि क्या इसमें क्या प्रॉब्लम है ना। तो वीडियो अगर पसंद आ रहा है तो उसको तुरंत लाइक मार दो। ठीक है, आगे देखते हैं। देखो, इट हैड इक्वल राइट्स टू लिव एंड एंजॉय, इट हैड इक्वल राइट्स टू लिव एंड एंजॉय, सो द राइटर नाउ डिसाइडेड टू बी जनरस एंड काइंड टू द मॉस्किटो।
उसने महसूस किया कि मच्छर को डिब्बे में रहने का समान अधिकार था, इसे जीने और आनंद लेने का भी समान अधिकार था। ठीक है, इट हैड इक्वल राइट टू लिव एंड एंजॉय, इसे जीने और आनंद लेने का समान अधिकार था। इसलिए सो द राइटर नाउ डिसाइडेड टू बी जेनरस एंड काइंड टू द मॉस्किटो, इसलिए लेखक ने अब मच्छर के प्रति उदार और दयालु होने का फैसला किया। ठीक है, आगे देख लेते हैं इसका एक्सप्लेनेशन। देखो एक्सप्लेनेशन इसका है कि नाउ इट डॉन्ड ऑन द राइटर दैट जेनरसिटी एंड मर्सी वर द ग्रेटेस्ट क्वालिटीज ऑफ मैन। इसका क्या मतलब होगा? देखो अब देखो नाउ अब इस लेखक पर इसने लेखक पर ध्यान दिया। इट डाउन्ड ऑन द राइटर दैट जेनरसिटी एंड मर्सी वर द ग्रेटेस्ट क्वालिटीज ऑफ। ठीक है, अब लेखक ने ध्यान दिया कि उदारता और जो दया होती है वो मनुष्य के सबसे बड़े गुण थे। लेखक ने इस पर ध्यान दिया कि उदारता और दया मनुष्य के सबसे बड़े गुण थे। He felt that by being generous and merciful, he could get back his honor lost in his fight with the mosquito। इसका क्या मतलब? इसका मतलब है कि अपनी लड़ाई में अपना सम्मान खो सकता है। उसने महसूस किया कि उदार और दयालु होने के कारण वह मच्छर के साथ अपनी लड़ाई में अपना सम्मान खो सकता है। ठीक है, इस पूरी लाइन का ये मतलब हुआ। इस प्रकार देखो 10 इस प्रकार ही कुड सेव हिज फेस, और इस प्रकार वो अपना चेहरा बचा सकता था, यानी कि इस प्रकार वो अपनी इज्जत को बचा सकता था। 10 ही कुड सेव हिज फेस, कैसे बचा सकता था? वही मैग्नानिमिटी, दया करके और उदारता और दया करके। ठीक है, आगे लिखा कि ही फेल्ट हाउ फुलिश एंड हेल्पलेस, उसने महसूस किया कि वह कितना मूर्ख और असहाय था। ही वॉज एट दैट मोमेंट ही वॉज एन ऑब्जेक्ट ऑफ मॉकरी, उसने महसूस किया कि वह कितना मूर्ख और असहाय था। वह उस समय था, वह मजाक का पात्र था। यानी उस समय देखो वो जब मूर्ख और असहाय कब था? जब वो लड़ रहा था, मच्छर से लड़ रहा था, तो वो मूर्ख और असहाय था, उसका कोई पैंतरा काम नहीं आया। ठीक है, वह मजाक का पात्र था। ही वॉज एन ऑब्जेक्ट ऑफ मॉकरी, वह मजाक का पात्र था। बट बाई शोइंग मर्सी एंड फॉरगिवनेस, लेकिन दया और क्षमा दिखाकर ही कुड दस रिकवर इज लॉस्ट ऑनर, दया और क्षमा दिखाकर वो अपना जो अपना खोया हुआ सम्मान था वह वापस पा सकता था। आगे लिखा है कि ही केम बैक टू हिज सीट, वह वापस अपनी सीट पर आ गया। ही वुड नॉट पनिश द मॉस्किटो विद डेथ, वो मच्छर को मौत की सज़ा नहीं देगा। उसने सोचा नहीं था कि वो मच्छर को मौत, पहले सोच रहा था कि मच्छर को तुमको मैं मृत्यु दंड दूंगा, मौत की सज़ा दूंगा, लेकिन जब नहीं मार पाया तो वो कहता है कि नहीं, अब दया दिखाना सही है, अब मारने पीटने पर भरोसा न रखो। इस वजह से उसने मौत की सज़ा नहीं दी, यानी मच्छर को नहीं मारा या फिर मार नहीं पाया। ठीक है, ही वुड नॉट किल इट, वह इसे नहीं मारेगा, मतलब लेखक इसे नहीं मारेगा। ही वुड सस्पेंडेड हिज डेथ सेंटेंस, देखो ही हैड सस्पेंडेड हिज डेथ सेंटेंस, ही हैड सस्पेंडेड हिज डेथ सेंटेंस। इसका मतलब क्या है कि उसने अपनी मौत की सज़ा को निलंबित कर दिया था। उसने जो मौत की सज़ा दी थी मच्छर को, उसको निलंबित कर दिया, यानी खारिज कर दिया कि नहीं, अब मैं इसको मौत की सज़ा नहीं दूंगा। ठीक है, यहाँ तक आपको पूरी बात समझ में आई। अब देखिए, इसकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए कि एक्सप्लेनेशन रेफरेंस की, तो आप बिकम्स टॉपर टेलीग्राम चैनल पर इसकी पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। जैसे ये पूरे सारे पैराग्राफ पूरे होंगे, वैसे तीनों पार्ट जो पीडीएफ के हैं वो आपको इसी टेलीग्राम चैनल पर आपको डाल दिए जाएंगे। अगर आपको कोई पर्सनल क्वेश्चन है या फिर आपको कोई प्रॉब्लम है, कुछ पूछना चाहते हैं, कुछ बताना चाहते हैं, तो आप ये जो बिकम टॉपर इंस्टाग्राम है उस पर आप मुझे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, बाकी मिलते हैं कल क्वेश्चन आंसर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।